नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों की व्यथा है, ये उनका दर्द है, ये उनकी कथा है। आपको इसे बताऊं और उनकी सूनी दीपावली का चेहरा आपके सामने रखूं। उनके घरों में दिए जलेंगे या उन दियों में उनकी उम्मीदें जलेंगी। क्या होगा इस दिवाली? ये सुनने से पहले मैं आपको आदम गोंडवी के शेर सुनाना चाहूँगा। उनके दो शेर जो बता रहे हैं कि जिन ओबीसी, जिन एससी के नाम पर सरकारें बनती हैं, शासक सत्ता में आते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है, वो कैसे दर दर की ठोकरें खाते हैं। अपने अधिकार, अपने हक के लिए वो कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। आदम गोंडवी लिख गए हैं कि वो जिनके हाथ में छाले पैरों में बिवाई है, वो जिनके हाथ में छाले पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पर रौनक आपके बंगलों में आई है। वो जिनके हाथ में छाले पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पर रौनक आपके बंगलों में आई है। इधर दिन भर की आमदनी का औसत 54 है, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। तो आप सोचिए, इस दीपावली हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। इनको आप शाब्दिक परिभाषाएं मत गढ़िए कि हाथों में जाके ढूंढिएगा छाले हैं कि नहीं और पैरों में बिवाई है कि नहीं। ये उनकी उम्मीद है, उनकी हाथ की लकीरें हैं जिनमें कि छाले पड़ चुके हैं। इन लकीरों में अब सुनहरा भविष्य नहीं दिखता है। इन 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों की हाथ की लकीरों में भविष्य के घाव दिखते हैं जिन पर ये छाले सजे हुए हैं। और उनके पैरों पर बिवाई इसलिए है कि वे पैर जब अब चलते हैं तो उनको मंजिल नहीं दिखती है, वो सिर्फ रास्ते के कांटों पर कदम धरते हुए जिंदगी गुजारने के लिए चलते हैं। तो इस दिवाली क्या हो रहा है उन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक एग्जाम पास किया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मेरिटोरियस थे, कि उनके अंदर मेरिट थी, क्षमता थी, और उन्होंने वो बेंचमार्क क्रॉस किया जो बेंचमार्क अनारक्षित तबके का था। जो बेंचमार्क अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी का था, उन्होंने वो क्रॉस कर लिया। क्या ये उनका कसूर था कि उनके भीतर मेरिट थी? आप सोचिए हुआ क्या है। ये दीपावली उनकी सूनी क्यों है? फैक्ट पे बात करते हैं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इतिहास का क्या, ये अगर हम कहें कि इतिहास का ये सबसे बड़ा अन्याय है इस आधुनिक समय में, तो क्या ये आपको लगता है कि ये कोई ऐसी बात होगी जिसकी ज़मीन ना हो? ये कोई ऐसी बात होगी जो हिंदी की उपमा और उपमेय का सम्मिश्रण हो, या ये यथार्थ है? ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2019 से। जनवरी 2019 वो डेट है। इस महीने में एक परीक्षा आयोजित होती है, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। और इस परीक्षा में ही 19,000 सीटों पर यह आरोप लगता है कि ये तो एससी और ओबीसी का घोटाला हो गया है, उनको उनकी सीटें ही नहीं दी गई हैं। यहां से ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी का दो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि आरक्षण नियमावली 1981 व आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया जाता है। और ये उस सरकार के दौर में होता है, योगी आदित्यनाथ जिसकी अगुवाई करते हैं और जो सत्ता में 2 बार से इसीलिए है क्योंकि उसे एससी, ओबीसी, एसटी इन तबकों का भरपूर समर्थन मिला है। ये वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये आरोप है। मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि 3 महीने में नई लिस्ट बना दीजिए, 3 महीने में। अब आप सोचिए क्या होता है। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये उनकी सरकार की ओर से भी कहा जाता है। बेसिक शिक्षा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, वो बोलते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कह रहा है उसके मुताबिक, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिए इसको, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो फैसला दिया है, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? वही अधिकारी फिर से फाइलें लेकर के बैठ जाते हैं। वही 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी एक बार फिर से दर दर की ठोकरें खाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं
पुलिस पहुंचती है, उनको खींचती हटाती है, लड़कियां बीमार पड़ती हैं, उनकी तबीयत खराब होती है और मंत्रियों के दरवाजे जाकर के भटकते हैं यहाँ से वहाँ। लेकिन ये जो कहा था योगी सरकार ने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, उसके फैसले के मुताबिक हम एक्शन करेंगे, वो एक्शन कहाँ चला गया किसी को कोई पता नहीं चला। और इतना टाइम ले लिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहाँ जाकर के लंबित है। अब हुआ क्या ये भी समझिए। कहानी जब आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि कहानी कैसे घटती है। और जो खलनायक हैं, खलनायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 3 अधिकारी हैं जिन पर कि सीधा आरोप है कि उनके कार्यकाल में 2 मंत्री और 3 अधिकारी, कि उनके कार्यकाल में ये सब कुछ हो गया और उनसे पूछताछ भी नहीं हुई, किसी ने उनकी जवाबदेही भी तय नहीं की। उनके नाम भी लूंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि हुआ क्या है। तो होता यह है कि नियम के मुताबिक जो कि 27% का कोटा है ओबीसी के लिए, 18,598 सीटें उनके हिस्से आनी चाहिए, मगर आती कितनी हैं? 2,637 सीटें। और ये सब उस सरकार में हो रहा है जो सरकार ओबीसी और एससी के वोट बैंक पर 2 बार से सत्ता में है। सीधा सीधा सवाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, जो ये बात कहते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसा फैसला आया है उसके मुताबिक हम इन अभ्यर्थियों के साथ में न्याय करेंगे। ये उनकी सरकार के दौर का किस्सा है। अब आप सोचिए, ओबीसी को मिलना चाहिए 27% और मिला कितना? 3.86%। एससी को मिलना चाहिए 21%, मिला कितना? 16.6%। और हद तो तब हो जाती है जब सरकार विधानसभा के अंदर वो बात कहती है जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जिसे सुन करके आपको यकीन नहीं होगा कि एक तो हक मारा जाता है और उसके बाद ये बयान दिए जाते हैं हमने तो आपकी जो आपका दायरा है उस दायरे को भर दिया है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन ये यहाँ पर होता है। सरकार कहती है कि हमने 69,000 में से 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। ये सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। कहानी क्या होती है, इनमें से करीब 29,000 तो वो होते हैं जो कि अनारक्षित कैटेगरी में आ चुके होते हैं। अब कहानी यहीं आकर के टिकती है। जो बेसिक शिक्षा नियमावली जो है 1981 की, वो क्लियर है, एकदम क्लियर है कि ओबीसी का वो अभ्यर्थी जो अनारक्षित का कट ऑफ क्रॉस कर लेता है उसको आप अनारक्षित कैटेगरी में गिनेंगे। ये एकदम क्लियर है। उसको आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे। ओबीसी कैटेगरी तो उसके बाद की है कि जो उस कट ऑफ तक, अनारक्षित के कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं, उनको आप शामिल कीजिए ओबीसी में, जितने भी ओबीसी उसमें आ रहे हैं। ये बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 है। इस सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौर में इसको फॉलो नहीं किया जाता है, ये फॉलो नहीं होती है। अब देखिए, नुकसान तो दोनों तरफ होता है। अब सवाल ये कि अनारक्षित छात्रों का क्या कसूर? इसी सरकार ने तो ये तय किया, अगर उनको इस सरकार के इस फैसले से नौकरी मिली तो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी नौकरी पर खतरा क्यों? उसका जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदार भी तो वही सरकार है जिस सरकार के अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 को फॉलो नहीं किया, जिस सरकार के अधिकारियों ने आरक्षण नियमावली 1994 को फॉलो नहीं किया। वही अधिकारी तो जिम्मेदार है। उन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कसूर क्या? उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगी है, उनका भी भविष्य है, वो भी तो पिस रहे हैं, उनकी नौकरी पर भी तो खतरा आ गया है। तो जिम्मेदार कौन है? ये जो अनारक्षित और आरक्षित को आपस में उलझाने की बात है, क्या ये सही है? ये दोनों ही अभ्यर्थी ये तो एक दूसरे के साथी हैं। इनका ये मिला जुला, इनका ये सम्मिलित संघर्ष है, ये दूसरे के खिलाफ थोड़ी ना है। ये कैसी सियासत है जो पहले न्याय नहीं करती है और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ले आती है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 9 सितंबर, 23 सितंबर, 15 अक्टूबर, अब अगली तारीख पे तारीख पड़ी जा रही है। अब यहाँ पर सवाल जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये जिन अधिकारियों और मंत्रियों की जिम्मेदारी, उन पर क्या एक्शन हुआ, ये सवाल तो उठेगा। मैं पहला नाम ले रहा हूँ और ये पहला नाम है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल। कोई बताए कि प्रताप सिंह बघेल से इस बारे में क्या ये पूछा गया कि नहीं कि किसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही है कि जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन किया जाए? ये इनसे किसी ने पूछा कि नहीं पूछा? जो विजय किरण आनंद जो बेसिक शिक्षा के महानिदेशक रहे, उनसे ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया कि ये घालमेल कैसे हो गया?
कैसे आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ और जिन अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के जो नौकरी कर रहे हैं, आज जो उनकी नौकरी पर खतरा आ गया है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किन अधिकारियों ने ये रिजल्ट फाइनल किया था? किन्होंने गाइडेंस, किन्होंने उस दिशा निर्देश को देखा था? और जब इस पे गड़बड़ी का आरोप सामने आया तो उसके बाद भी एक्शन किन्होंने नहीं लिया? कौन फाइलें दबा के बैठे रहे? और वो बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या एक्शन लिया? आप तो प्रमुख सचिव थे, आप बताइए कि इस पर आपने क्या एक्शन लिया? और क्यों ना सवाल पूछा जाए सतीश द्विवेदी से, जो बेसिक शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे इसके पहले, और अभी जो संभाल रहे हैं संदीप सिंह, कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पोते हैं वो, उनसे क्यों ना सवाल पूछा जाए कि संदीप सिंह ने क्या किया? और इसमें जो जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, सतीश द्विवेदी से लेकर के संदीप सिंह का नाम उसमें क्यों ना शामिल किया जाए? ये सब के सब अपने पदों पर बने हुए हैं। मैं जितना नाम ले रहा हूं आपसे, प्रताप सिंह बघेल हो गए, विजय किरण आनंद हो गए, दीपक कुमार हो गए, संदीप सिंह हो गए, सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए थे इसलिए वो इस सीन से बाहर हैं, लेकिन उनके दौर का भी तो किस्सा है। तो क्यों नहीं ये सब हो रहा है? और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप दंग रह जाएंगे जान करके अंदर की कहानी क्या है। सोर्सेज बताते हैं कि 2022 का जो यूपी का चुनाव होता है, उसके पहले बीजेपी में एक तबका ये कहता है कि ये गलती हुई है, इसको ठीक करो। और वो तबका इसलिए कहता है क्योंकि ये जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, ये तो सबके पास जा रहे थे, ये सत्ता पक्ष के पास भी जा रहे थे, ये विपक्ष के पास भी जा रहे थे, ये केशव मौर्य के पास भी जा रहे थे, ये अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के पास भी जा रहे थे, संजय निषाद के पास भी जा रहे थे, और जो दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास भी जा रहे थे, बीजेपी के तमाम नेताओं के पास जा रहे थे, विपक्ष के नेताओं के पास जा रहे थे। तो ये सवाल तो था ही ना, और सबको था कि ये नुकसान हो जाएगा। आप ओबीसी अभ्यर्थियों के हक से इतने बड़े खिलवाड़ का आरोप कैसे झेल सकते हैं? तो बीजेपी के अंदर से आवाज उठी। ये 2022 का किस्सा बता रहा हूं और मेरे पास पुख्ता सोर्सेज हैं जो इसकी गवाही देते हैं कि ये उठा कि इसको सेटल डाउन कीजिए और ये जो विसंगत, ये इस विसंगत को दूर कीजिए, और जिन छात्रों को आना चाहिए वाकई ओबीसी कैटेगरी में, उनको आप उसमें उनका हक दीजिए। तो ये 2022 में ये बात कह दी गई थी, जो कोर मीटिंग होती है उसमें ये हो गई थी। उसके बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन है जिससे फर्क नहीं पड़ता है कि ओबीसी के अभ्यर्थी क्या करेंगे, उनका क्या होगा, उनकी दीपावली मनेगी कि नहीं मनेगी, उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, उनकी शाम की रोटी का इंतजाम कैसे होगा, वो उनके घर में जब कोई बीमार पड़ेगा, उनके बूढ़े माँ बाप, तो उनकी दवाइयों का इंतजाम कौन करेगा? किसको इससे फर्क नहीं पड़ता है? तो सवाल ये है कि इस तरह से लगातार ये जो वाकया घटा है, और आज जब दीपावली दहलीज पर है, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित ओबीसी अभ्यर्थी, क्यों नहीं कोई सरकार का मंत्री जाता है और इनमें से किसी एक की आंखों में झांक करके देखता है, उसकी माँ की आंखों में झांक करके देखता है, उसके बूढ़े बाप की आंखों में झांक कर देखता है, उसके मासूम बच्चों की आंखों में झांक कर देखता है, और क्यों नहीं इस बात का एहसास करता है कि वो जिस पीड़ा और जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। लोकतंत्र में जिम्मेदारी तय करने के दो तरीके होते हैं, या तो सरकार खुद जिम्मेदारी तय करे, वरना एक रोज़ जनता जिम्मेदारी तय करती है। तो इस दिवाली ये सवाल तो उठेगा ही कि ये जो सूनी पड़ी दिवाली है इन 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों की, इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? इनको न्याय कब मिलेगा? क्या ये मुद्दा फाइलों में दफन हो जाएगा? क्या ये मुद्दा कोर्ट कचहरी के जो लंबी प्रक्रिया होती है ये उसका हिस्सा बन जाएगा, या वाकई आगे बढ़ करके इस मामले का निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी, जो गलत हुआ है उसके लिए क्षमा मांगी जाएगी और इन गलतियों को सुधारा जाएगा? ये मुद्दा हम टॉप सीक्रेट पे लगातार उठाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट के साथ आप बने रहिए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस मुद्दे से जुड़ा जो भी महत्वपूर्ण आपके जहन में आपकी जो बातें हों, ऐसी कहानियाँ हों, उनको लाइए हमारी जानकारी में, हम उनको उठाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हमारी ये भावनाएं हैं कि इन ओबीसी अभ्यर्थियों को उनका हक मिले
और जो अनारक्षित वर्ग के, सामान्य वर्ग के नौकरी कर रहे हैं, उनके पेट पे लात न पड़े। जो जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय हों और आखिर का ये इंसाफ हो। धन्यवाद।